वैक्सीनेशन वेपन, टीकाकरण शेड्यूल, प्रेडेटिव वैक्सीनेशन शेड्यूल। इसके अंदर अपने केटल का और शीप गोट के लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल पिछली क्लास में देख लिया था। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं डॉग के लिए। डॉग के लिए वैक्सीनेशन शेड्यूल, इसके अंदर वही सबसे पहले डिजीज वैक्सीन, वैक्सीन के बाद में किस एज में इसको लगाया जाता है, इसके बाद बूस्टर डोज, इंटरवेल और सीजन। सीजन इसके अंदर जो डॉग के डिजीज के अंदर सीजन का कोई वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, क्योंकि डॉग के अंदर वैक्सीनेशन आपने देखा होगा एज के हिसाब से लगती है। डॉग के अंदर जो वैक्सीन होती है वो एज के हिसाब से लगती है, और बाकी जो भी है वो आगे अपन बताएंगे कि कब इसको लगाया जाता है। वैसे तो एज के हिसाब से लगाया जाता है, और एज के हिसाब से लगाने के बाद उसको हर साल उसको एनुअली उसको रिपीट करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, दो डिजीज हो गया, वैक्सीन, एज, बूस्टर और इंटरवेल, ये आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसके अंदर डोज रेट भी मैंने आपको नहीं लिखी, ये क्यों नहीं लिखी वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वैसे तो हर जो वैक्सीन होती है उसकी डोज रेट नॉर्मली रूप से ज़्यादातर वैक्सीन के अंदर 1 ml लगाई जाती है, डॉग के अंदर 1 ml, और इसको सबक्यूटेनियस भी लगा सकते हैं और इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं। दोनों तरीकों से इसको लगा सकते हैं, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर, यानी कि स्किन के अंदर भी लगा सकते हैं और जो मांसपेशियाँ होती है उनके अंदर भी इसको लगाया जा सकता है। सही है। अब जो सीजन है वो सीजन क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डोज लगाई जाती है वैक्सीन डॉग के अंदर लगाई जाती है उसको एज के हिसाब से लगाया जाता है, और वो एज मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है कि किस एज में इसको लगाया जाता है। आजकल मैंने यहाँ पे डोज क्यों नहीं लिखी उसके बारे में आगे बताऊंगा कि डोज मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखी है। क्योंकि देखो, जो भी मैंने डिजीज पढ़ाऊंगा, जितने भी 5 प्रकार के 6 प्रकार के जितने भी डिजीज यहाँ पे डॉग के लिए वैक्सीनेशन यूज किए जाते हैं, उस रोग के प्रति वैक्सीन यूज की जाती है। आजकल कई कंपनी जैसी है जो सारे के सारे डिजीज केवल एक ही वैक्सीन के अंदर आ जाते हैं। मतलब एक ही वैक्सीन लगानी पड़ती है पशु को या डॉग को, केवल एक ही वैक्सीन लगानी पड़ती है, और सारे के सारे जो डिजीज हैं, जैसे कि इसके अंदर आ गया कैनाइन डिस्टेंपर आ गया, सही है, इन्फेक्शियस कैनाइन हर्पीज वायरस आ गया, सही है, इसके अलावा कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस आ गया और पार्वा वायरस आ गया। ये 4 प्रकार के डिजीज एक के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे कि आजकल मार्केट के अंदर मेगावेक 6, पहले मेगावेक 6 नाम से आती थी, पहले वैक्सीन आती थी मेगावेक 6, सही है। तो मेगावेक 6 लगाते थे, तो इसके अंदर 6 का मतलब है कि इसके अंदर 6 प्रकार के रोगों का वैक्सीन एक ही वैक्सीन के अंदर आ गया। 6 प्रकार के अलग अलग जो डिजीज हैं उनकी वैक्सीन जो है एक ही वैक्सीन के अंदर आ गई, सही है। तो इस मेगावेक 6 की इसकी एक ml लगाते हैं, इसकी 1 ml लगाते हैं, इसलिए मैंने डोज रेट यहाँ पे नहीं लिखी है, क्योंकि इसकी 1 ml लगाते हैं और उस 1 ml के अंदर इसकी जो डोज रेट है वो डोज है अलग अलग डिजीज की अलग अलग जो मात्रा है वो आईसीस के अंदर आ जाती है। आजकल मेगावेक 7 ने अपडेट किया है, सॉरी मेगावेक 6 ने अपडेट किया है, मेगावेक 7 से आती है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डिजीज और इसने जोड़ दिया है, तो मेगावेक 7 आ गई, मतलब 60 डिजीज की एक साथ वैक्सीन, एक ही वैक्सीन के अंदर 60 डिजीज के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, सही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो डोज रेट है वो इनकी लगाई जाती है, पहले हर डिजीज की अलग अलग वैक्सीन आती थी, आजकल वैक्सीन जो है सारी कॉमन आने लगी, एक ही वैक्सीन के अंदर बहुत सारी डिजीज की वैक्सीन आने लगी, और इनकी जो है वो 1 ml लगाया जाता है, वो आगे अपन बात कर लेंगे। इसके अलावा रेबीज जो है, रेबीज इसके अंदर नहीं आता है, मेगावेक 7 है या मेगावेक 6 है, इसके अंदर रेबीज नहीं आता है। रेबीज की अलग से यहाँ पे वैक्सीन लगानी पड़ती है, रेबीज के लिए अलग से वैक्सीन आती है। कौन सी वैक्सीन आती है रेबीज के लिए अलग से? रक्षा रेब के नाम से आती है। डिजीज, पहला डिजीज है यहाँ पे कैनाइन डिस्टेंपर, इसको डॉग प्लेग भी कहा जाता है। इस रोग को क्या कहा जाता है? डॉग
प्लेग भी इसको कहा जाता है, सही है। जैसे कि कैटल प्लेग होता है, शीप प्लेग होता है, उसी प्रकार कैनाइन डिस्टेंपर को क्या कहते हैं, डॉग प्लेग के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी वैक्सीन आती है मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन, मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन। इस वैक्सीन की डोज है वो लगभग सभी प्रकार के, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 5 प्रकार की डिजीज मैं आपको बताऊंगा, सबकी जो डोज है वो 1 ml ही काम में लेनी है। सबकी डोज लगभग सबकी डोज डॉग के अंदर 1 ml ही काम में ली जाती है। अगर वो चाहे अलग से दी जाए जैसे कि कैनाइन डिस्टेंपर है, उसकी अलग से अगर आप केवल इसी की कैनाइन डिस्टेंपर की अगर लेना चाहते हो, केवल कैनाइन डिस्टेंपर की, जिसके अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप हो वो केवल कैनाइन डिस्टेंपर के प्रति हो, तो उसकी भी अलग से वैक्सीन मिलती है। अगर आप चाहते हो कि 6 प्रकार के डिजीज या 7 प्रकार के डिजीज की एक साथ इम्यूनिटी डेवलप हो, तो वो भी मार्केट में मिलती है, और इसकी भी 1 ml लगाई जाती है और उसकी भी 1 ml लगाई जाती है। अब ये किस एज में लगाया जाता है, 6 से 8 वीक की एज में, 6 से 8 वीक। जब डॉग जो होता है वो पप्पी जो होता है वो 6 से 8 वीक का हो जाता है, मतलब 1.5 महीना का हो जाता है, 1.5 से 2 महीने का अगर वो हो जाता है तो उस समय इसको लगाया जाता है। इसकी बूस्टर डोज कब लगाई जाती है, 12 से 16 वीक के अंदर, जब वापस से 12 से 16 वीक का हो जाता है, जब डॉग जो है 12 से 16 वीक का हो जाएगा तो इसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। इंटरवल इसको एनुअली लगाया जाता है, फिर एनुअली इसको रिपीट किया जाता है, एनुअली इसको रिपीट किया जाता है। अब यहाँ पे सीजन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपन ने इसको जो एज जो ये वैक्सीन लगाई है ये अपने एज के हिसाब से लगाई है। अब वो चाहे विंटर के अंदर पैदा हो, चाहे गर्मियों में पैदा हो, चाहे बरसात के टाइम पे पैदा हो, उसके लगभग 1.5 से 2 महीने बाद में ये वैक्सीन उसको लगानी है। तो यहाँ पे सीजन का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सीजन नहीं लिखा। डोज रेट इसलिए नहीं लिखी क्योंकि सभी की लगभग 1 ml काम में ली जाती है, और आजकल मेगावेक 6, मेगावेक 7 जैसे वैक्सीन काम में लिए जाते हैं, तो उनकी जो डोज रेट है वो 1 ही ml काम में ली जाती है। ये हो गया किसके लिए, कैनाइन डिस्टेंपर के लिए। दूसरा डिजीज इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस वायरस, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस वायरस, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस वायरस। इसकी वैक्सीन आती है मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन, इसी नाम से मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन। इसका क्या मतलब है, मॉडिफाइड लाइव वैक्सीन का क्या मतलब होता है। इसके अंदर आप लोगों को पता होगा वैक्सीन में क्या चीज आती है। वैक्सीन में जिस वायरस के प्रति इम्यूनिटी डेवलप करनी है शरीर के अंदर, उसी वायरस को वैक्सीन के अंदर डाला जाता है। वो जो वायरस है उसी वायरस को वैक्सीन के अंदर डाला जाता है, और वही जो है एनिमल को लगाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो उस वैक्सीन के अंदर यही वायरस अगर इसमें डाला तो वो वायरस रोग उत्पन्न क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको मॉडिफाइड किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है। मॉडिफाइड किया जाता है जैसे कि जो पशु जो है या जो वायरस जो है रोग उत्पन्न करने वाली जीन है उसको हटा दिया जाता है। वायरस से रोग उत्पन्न करने वाली जो जीन है उसको हटा दिया जाता है, या अपन कह सकते हैं किसी भी हीट के द्वारा या किसी और केमिकल की वजह से उस वायरस के जो जीन है उसको बहुत ही कम, या अपन कह सकते हैं उसको दबा दिया जाता है जीन को, ताकि वो जो पशु वायरस है वो रोग उत्पन्न नहीं कर सके। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है। उसके अंदर वायरस तो होता है लाइव वायरस होता है, उसके अंदर मॉडिफाइड कर दिया जाता है उस वायरस को, उसमें रोग उत्पन्न करने वाली जीन को हटा दिया जाता है, और बचा हुआ वायरस है वो शरीर के अंदर डाला जाता है। सही है। एक आता है किल्ड वैक्सीन। सही, किल्ड वैक्सीन क्या होती है, किल्ड वैक्सीन वायरस को मार दिया जाता है, किसी भी वजह से उसको वायरस को मार के उसकी वैक्सीन बनाई जाती है, उसे बोला जाता है किल्ड वैक्सीन। तो इसकी लाइव मॉडिफाइड वैक्सीन मतलब इसके अंदर जो वायरस होता है वो लाइव होता है, लेकिन रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो जीन हटा दी जाती है जो रोग उत्पन्न करती है। नाम की बात करें तो CAV फर्स्ट, CAV सेकेंड इस नाम से आती है, या एक्टिवेटेड CAV वैक्सीन, एक्टिवेटेड CAV वैक्सीन इस नाम से भी आती है, सॉरी CAV फर्स्ट वैक्सीन।
ये हो गया, वैक्सीन का नाम हो गया। इसको कब लगाया जाता है? इसको भी 6 से 8 वीक में लगाया जाता है। जब डॉग या पप्पी जो है 6 से 8 वीक का हो जाता है तभी इसको लगाया जाता है। इसकी बूस्टर डोज वही 12 से 16 वीक में इसको लगाई जाती है। 12 से 16 वीक का जब पशु हो जाता है या डॉग हो जाता है उस समय इसको लगाया जाता है। वही इसको एनुअली लगाया जाता है। वही एनुअली मतलब हर साल दोबारा इसको रिपीट किया जाता है। उसी समय जब फर्स्ट डोज लगती है उसके 1 साल बाद में इसको लगाया जाता है। तीसरा वायरस है रेबीज। सॉरी, पहले दूसरा देख लेते हैं, रेबीज बाद में देख लेते हैं। उसके बाद में आता है कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस। कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस, कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस। इसकी आती है किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन। किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन। यहाँ पे जो है वायरस को लाइव रखा जाता है। यहाँ पे किल्ड मतलब उसको नष्ट करके बाद में उसकी वैक्सीन बनाई जाती है। 9 वीक का हो जाता है उस समय इसको लगाया जाता है। अगर आप अलग अलग लगाते हो तो 9 वीक का हो जाता है पशु, मतलब जब 2 महीने और 1 सप्ताह का। 9 वीक का मतलब है 2 महीने और 1 सप्ताह का, तो लगभग 2 महीने के आसपास इसको लगा दिया जाता है। इसके अलावा इसकी बूस्टर डोज कब लगाई जाती है? बूस्टर डोज 12 से 16 वीक, वही 12 से 16 वीक। इसको भी एनुअली लगाया जाता है। इसको भी एनुअली लगाया जाता है। चौथा आ गया पारो वायरस। पारो वायरस, इसकी वैक्सीन कौन सी हो गई? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ये इनएक्टिवेटेड यहाँ पे ध्यान रखना। इनएक्टिवेटेड CAV फर्स्ट वैक्सीन, यहाँ पे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वही, इसको भी लगाया जाता है 6 से 8 वीक में। 6 से 8 वीक में, वही 12 वीक के बाद इसकी बूस्टर डोज लगती है और वही इसको एनुअली लगाया जाता है। एनुअली लगाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपन पांचवा, रेबीज। रेबीज वायरस। रेबीज वायरस इसकी कौन सी आती है? इसकी मॉडिफाइड लाइव वायरस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। मॉडिफाइड लाइव, मॉडिफाइड लाइव या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। रेबीज का टीका, पहला टीका कब लगाया जाता है? इसको 3 से 4 मंथ, जब डॉग 3 या 4 महीने का हो जाता है। यहाँ पे अपन वीक की बात कर रहे थे, यहाँ पे आ जाता है मंथ। मतलब यहाँ पे अपन ने सारे टीके लगाए लगभग 2 महीने के आसपास लगाए। कैनाइन डिस्टेंपर इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस वायरस हो गया, कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, पारवा वायरस हो गया। ये 4 प्रकार के ऊपर हैं। ये सारे अपन ने किस एज में लगाए हैं? लगभग 2 महीने का जब पप्पी हो जाता है उस समय इसको लगाया जाता है। इसको 3 से 4 महीने बाद इसकी बूस्टर डोज लगती है पर ईयर। बूस्टर डोज कब लगती है? पर ईयर। प्रत्येक साल इसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है, मतलब प्रत्येक साल इसको लगाया जाता है। एनुअली अपन कह सकते हैं इसको 1 ईयर, और इसको एनुअली लगाया जाता है। एनुअली इसको लगाया जाता है। सही है, ये आ गया समझ में? अब यहाँ पे आप देखो, मैंने भी आपको बताया था कि मेगावेक 7, मेगावेक 6, मेगावेक 6 बताई थी। ये इसके अलावा 7 जो मैंने आपको भी बताया था कि अलग अलग कंपनियां जो है
अलग अलग अपनी वैक्सीन निकालती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 डिजीज़ की वैक्सीन एक साथ उपलब्ध है, इसमें 7 डिजीज़ की वैक्सीन एक साथ उपलब्ध है। लेकिन मैंने इसमें बताया था कि इसमें रेबीज जो है वो नहीं लगाया जाता। इसके अंदर आप मेगावैक्स 7 खरीदोगे, उसमें रेबीज का टीका नहीं आएगा। मेगावैक्स 6 खरीदोगे, उसमें भी रेबीज का टीका नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें कैनाइन डिस्टेंपर का भी आता है, इसके अंदर हेपेटाइटिस वायरस का भी आता है और लेप्टोस्पायरोसिस का भी आता है, पारो वायरस का भी इसके अंदर एक के अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि इनके लगाने का समय जो है लगभग समान है। आपने देखा होगा यहाँ पे इनका जो लगाने का जो टाइम है वो लगभग चारों के अंदर समान है, सही है। इसीलिए इनको एक साथ बना दिया गया। बल्कि जो रेबीज का टीका है वो 3 महीने बाद लगता है, बाकी टीके 2 महीने बाद लगते हैं या 2 महीने के अंदर अंदर लग जाते हैं, सही है। 1.5 से 2 महीने तक इनको लगा सकते हैं, सही है। लेकिन रेबीज का टीका 3 महीने बाद लगता है, इसलिए रेबीज के टीके को इनके साथ मिक्स नहीं किया जाता है, इनके साथ अलग से। इसीलिए इसका जो रेबीज है इसका वैक्सीन अलग से आता है, जिसका क्या नाम है, रक्सारेब। रक्सारेब नॉर्मली दुकानों पर इस नाम से मिलता है, रक्सारेब के नाम से मिलता है। इसके अलावा और भी कंपनी जो है वो अलग अलग अपना रेबीज का टीका बनाती है अलग अलग नाम से। ये हो गया डॉग के लिए, डॉग का वैक्सीनेशन शेड्यूल। रक्सारेब के नाम से आता है, रेबीजेन के नाम से आता है, इसके अलावा एनिजन DHL के नाम से आता है। कैनाइन डिस्टेंपर का मेगावेक डी के नाम से अलग से आता है, मेगावेक डी, जिसके अंदर केवल आपको कैनाइन डिस्टेंपर का जो टीका है वही देखने को मिलेगा। ये आपको 4 प्रकार के हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अंदर कौन सा आ गया, एक तो कैटल का आ गया, बफेलो का आ गया, सीप का आ गया और डॉग का आ गया। सही है। ये मुख्य रूप से एग्जाम के अंदर इनको पूछा जाता है। वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट है, ये 3 आपको ज़्यादातर यही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है कृषक प्रशिक्षण। क्या आता है, कृषक प्रशिक्षण। एक्सटेंशन में ही है अगला टॉपिक। कृषक प्रशिक्षण। अब कृषक प्रशिक्षण या फार्मर्स ट्रेनिंग इसको बोल सकते हैं, फार्मर्स ट्रेनिंग। फार्मर्स ट्रेनिंग इसके अपन ये पढ़ेंगे
कि अगर आप मान लो कहीं पे भी फार्मर्स को अगर ट्रेनिंग देने जाते हो, जैसे कि कोई नई टेक्निक आपने विकसित की है या पशुपालन विभाग में कोई नई टेक्निक आई है, नए रोग के प्रति कोई जागरूकता करनी है कहीं पे, तो उसके लिए फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अपन कह सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े फार्म होते हैं उनके ऊपर कृषक के लिए या जो फार्मर्स जो होते हैं, किसान जो होते हैं, उनके लिए अलग से ट्रेनिंग लगाई जाती है उनके प्रशिक्षण के लिए। उनको ये सिखाया जाता है कि किस प्रकार खेती अच्छी से कर सकते हैं या किसी प्रकार पशुपालन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा लाभ उनसे कमा सकते हैं। ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है। सही है, इसको अपन बोलते हैं कृषक प्रशिक्षण। इसके अंदर जैसे कि किसी खास विषय के बारे में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक जानकारी देने के लिए ग्रुप प्रशिक्षण एक अच्छा माध्यम है जो कि अपन किसानों को देते हैं। सही है, किसानों के लिए कोई भी नई टेक्निक या पशुपालन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो कृषक जो होते हैं या पशुपालक जो होते हैं उनकी अलग से ट्रेनिंग लगाई जाती है, उनके अंदर उनको सिखाया जाता है इन चीज़ के बारे में। उसे क्या कहते हैं, कृषक प्रशिक्षण। अब कृषक प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है? कृषक प्रशिक्षण के उद्देश्य, दो प्रकार के उद्देश्य यहाँ पे देख दिए गए हैं आपकी बुक में। दो प्रकार के उद्देश्य, किसानों को व्यवहारिक जानकारी देना, पहला उद्देश्य क्या हो गया, किसानों को व्यवहारिक जानकारी देना। किसानों को व्यवहारिक जानकारी देना। दूसरा हो गया किसी नवाचार के प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। किसी नवाचार के प्रयोग के लिए प्रेरित करना। किसी नवाचार के प्रयोग के लिए प्रेरित करना। जैसे कि मान लो अपन पशुपालन की बात करते हैं, शुरुआत के अंदर जब एआई टेक्निक नहीं थी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की व्यवस्था नहीं थी, उस समय प्राकृतिक या अपन कह सकते हैं नेचुरल इंसेमिनेशन किया जाता था। ठीक है, नेचुरल इंसेमिनेशन किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे एआई टेक्निक अवेलेबल हुई, इसको बनाया गया, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा एआई टेक्निक को बनाया गया। एआई किस प्रकार की जाती है उनको समझाने के लिए, पशु या जो किसान लोग हैं या जो पशुपालक जो है उनको इस चीज़ के बारे में समझाने के लिए, मतलब एआई नई चीज़ आई है उसको अपन नवाचार कह रहे हैं। मतलब कोई भी नई टेक्निक जो आई है उसको अपन क्या कह रहे हैं, नवाचार। कोई भी नई टेक्निक अगर पशुपालन विभाग में आती है, या इसकी बात छोड़ो किसी कृषक के बारे में देख लेते हैं, फार्मर्स के बारे में, कोई नया बीज जैसे कि गेहूं का, बाजरे का, मक्के का कोई नया बीज उत्पन्न किया गया है किसानों वैज्ञानिकों के द्वारा, ताकि वो कम पानी उपयोग करे। सही है, रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधी हो, ऐसा बीज उत्पन्न किया गया है। तो उस बीज के बारे में लोगों को बताना, उस बीज के प्रयोग के लाभ उनको बताना, उसके बारे में कि किस प्रकार जल्दी इसकी फसल होती है, किस प्रकार इसकी फसल में पानी कम लगता है, कीड़ा कम खाता है इसको, ये चीज़ें उसको उनको बताई जाती है। और वो जो चीज़ नई चीज़ अपन ने उत्पन्न की है उसके बारे में, उसको प्रयोग करने के बारे में उनको प्रेरित किया जाता है। तो ये दो प्रकार के उद्देश्य हो गए कृषक प्रशिक्षण के। एक तो किसानों को व्यवहारिक जानकारी देना, दूसरा किसी नवाचार के प्रयोग के लिए प्रेरित करना। प्रयोग के लिए प्रेरित करना, ये दो प्रकार के उद्देश्य हो गए इसके। सही है, दूसरा नेक्स्ट आता है इसमें प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना।
अब प्रशिक्षण आप देना चाहते हो किसी किसान को या किसी समूह को, अगर आप प्रशिक्षण देना चाहते हो तो प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना, योजना किस प्रकार तैयार की जाती है। पहले से ये सारी योजनाएं होनी चाहिए, उसी के बाद आप लोग ये डिसाइड करें कि कृषक को कहाँ बुलाना है, कब बुलाना है, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना। इसके अंदर पहला पॉइंट है योजना के अंदर, सबसे पहले तो किसी नवाचार का पता लगाना, किसी नवाचार यानी कि कोई भी नई बात हो या नया कोई आविष्कार हो उसके बारे में पता लगाना, पता लगाना, ये पहला हो गया, पहला काम हो गया, सही है। दूसरा, प्रशिक्षण कब और कितने दिनों का होना चाहिए, इसके बारे में प्रशिक्षण कब होना चाहिए, यानी कि उसकी डेट जो है वो डिसाइड करनी चाहिए, कितने दिनों का होना चाहिए, कितने दिनों का होना चाहिए, सही है। कोई नया प्रयोग कर रहे हो आप, उसके बारे में नई आपने कोई टेक्निक लाई है मार्केट के अंदर किसानों के या पशुपालन के हित के लिए, सही है, तो उसके प्रशिक्षण उसके बारे में लोगों को बताना होगा, तो उसके लिए आपको अलग अलग कार्यक्रम करने होंगे, प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाने होंगे। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम कब लगाए जाएंगे वो पहले से डिसाइड होना चाहिए, कितने दिनों तक ये प्रशिक्षण चलेगा उसके बारे में भी डिसाइड होना चाहिए। इसके अलावा विशेषज्ञों का चुनाव, ऐसे विशेषज्ञों का चुनाव करना चाहिए जो इस चीज़ के बारे में जानते हो। जैसे कि आपने जो भी सिद्धांत, इसकी सिद्धांतिक या प्रायोगिक जो भी है, सिद्धांतिक और व्यवहारिक जो भी ज्ञान है इसके बारे में, इस टेक्निक के बारे में उनको पता होना चाहिए। ऐसे आपको लोग या ऐसे विशेषज्ञ उनका चूज करना चाहिए तो जो किसानों को या पशुपालकों को अच्छे से उनको समझा सके इस टेक्निक के बारे में। और साथ ही उनको प्रशिक्षण देने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रशिक्षण आराम से, मतलब ऐसा भाषण दे या ऐसा प्रशिक्षण दे उस चीज़ के बारे में, ऐसा समझाए ताकि जो पशुपालक या किसान जो है वो आराम से उस चीज़ के बारे में समझ सके। इसके लिए टाइम टेबल तैयार होना चाहिए, किस समय किस चीज़ के बारे में समझाना है, ब्रेक कब लेना है, इसके अलावा ब्रेक के बाद में कितने टाइम का ब्रेक लेना है, उसके बाद में कितनी देर तक ये इस टेक्निक के बारे में समझाना है, वो चीज़ें भी डिसाइड होनी चाहिए पहले से। इसके अलावा जो भी प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्रियाँ होती है उनको पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि प्रकाशिक साहित्य हो गया, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ जो होती है, जैसे कि प्रशिक्षण देने के लिए माइक की ज़रूरत पड़ती है, स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है, एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाना चाहते हो तो प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर स्लाइडों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें भी पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। सभी जो शिक्षक जो है या जो लाभार्थी जो हैं, जो भी प्रशिक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उनको पहले से सूचना देते रहना चाहिए, उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रशिक्षणार्थी हैं, जो लाभार्थी हैं, उनका पंजीकरण भी होना चाहिए। इसके बाद में आता है प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण प्रदान करना, किस प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। निर्धारित तिथि तथा समय पर प्रशिक्षण प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक सामग्रियां जो है प्रकाशिक साहित्य वो सारे पहले से अवेलेबल यहाँ पे होनी चाहिए। विचार विमर्श हेतु जो है आपस में समय देना चाहिए। जब भी किसी चीज़ के बारे में आप समझा रहे हो तो जो समझने वाला है, किसान जो है, पशुपालक है, उनको आपस में डिस्कशन का भी समय देना चाहिए ताकि और ज़्यादा उसके बारे में समझा जा सके। किसी तकनीक के बारे में अगर विस्तार से बात करनी चाहिए, उसके लाभ और हानियों के बारे में भी उनको बताना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है कि प्रशिक्षण देने के बाद उस तकनीकी के बारे में जानना कि कौन कौन से जो पशुपालक हैं वो इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं,
कौन कौन से पशुपालक या जो किसान हैं इस तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस तकनीक का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या उनको परेशानी हो रही है, उनकी परेशानी जो है उनका समाधान करना, उनको इसके बारे में और ज़्यादा प्रेरित करना, ये सारे किस में आते हैं, ये फॉलोअप के बाद में, फॉलोअप में आते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद उसकी जानकारी लेते रहना कि कौन सा पशुपालक जो है उसको काम में ले रहा है या कौन सा नहीं ले रहा है, जो नहीं ले रहा है वो क्यों नहीं ले रहा है, किस वजह से नहीं ले रहा है, और जो ले रहा है उसको सारे लाभ इसके मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये सारे किसके अंदर आते हैं, फॉलो अप। तो प्रशिक्षण देने के बाद में फॉलो अप लेना जरूरी हो जाता है किसी भी चीज के लिए। इसके अलावा फॉलो अप के 3 प्रकार के नियम हैं, इसे 3 प्रकार के उद्देश्य हैं। जैसे एक तो लाभार्थियों से संपर्क बनाए रखना, लाभार्थियों से संपर्क बनाए रखना, नवाचार उपयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित करना, नवाचार प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, यानी कि जो काम में नहीं ले रहे हैं उनको इस चीज के बारे में प्रेरित करें ताकि वो इनको भी काम में ले और इसके लाभ उठा सके। कोई भी परेशानी आ रही है, अगर नवाचार प्रयोग करने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आ रही है तो उसका समाधान करना चाहिए। तो ये है कृषक प्रशिक्षण या फार्मर ट्रेनिंग। ये कंप्लीट हो गया अपना टॉपिक। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।